एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस, आईआईटियंस और आईआईएम ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंड लॉन्गेस्ट एरिया है जहाँ पोर्ट ना होने की वजह से कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का यह बयान पूरी तरह से सच को बयां करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट है जो कि लैंड लॉन्गेस्ट होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए है। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज के पास अगर पोर्ट मौजूद है तो उसे अपने मटेरियल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे पोर्ट न हो वहाँ पे इंडस्ट्री आना नहीं चाहती है। उदाहरण के लिए हम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा इंडस्ट्री है, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सिरामिक और ऑटो जैसे कई सारे उद्योग शामिल है। लेकिन दोस्तों, बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रीज से बिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के समय पटना एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी उभरा था। और आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियल लगभग ना के बराबर था, वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियल स्पॉट बने हुए थे। एक्चुअली बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल मौजूद थे, इसलिए कंपनीज इन माइंस के करीब ही लोकेट होना चाहती थी ताकि रॉ मटेरियल या मिनरल ट्रांसपोर्ट में उन्हें ज्यादा फायदा मिले और ज्यादा खर्च ना हो। ज्यादातर इंडस्ट्री बिहार की ओर जा रही थी। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1952 में फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने के लगने वाले खर्च पे सब्सिडी देने लगी, जहां जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज रॉ मटेरियल या मिनरल के लिए बिहार या इसके जैसे बाकी के माइंस वाले स्टेट का रुख रखने की जरूरत नहीं थी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में कहीं पर भी अपनी कंपनीज लगा सकती थी। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो वहां पर पहले से ही मौजूद थी वो खराब पॉलिटिक्स और वो दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बंद होती चली गई। लेकिन पिछले 40-50 सालों में बहुत सारे पिछड़े हुए शहर भी थे जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप कर गई, लेकिन बिहार में क्यों डेवलप नहीं हुआ? तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा जवाब है लैंड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए जमीन के एक बड़े टुकड़े की जरूरत होती है, लेकिन इस जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए लोहे के चबे चमाने जितना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, जिसकी वजह से बिहार के 56% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती थी। स्टेट के लगभग 18% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे और इन्हीं वजह से बड़ी कंपनी को जमीन हासिल करने में बड़े प्रॉब्लम आते थे, क्योंकि यहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर थे और उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया खेती हुआ करती थी, जिससे वहाँ के किसान खेत को बेचते नहीं थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि कंपनीज को अपनी कंपनीज डालने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए थी, जहाँ पे वहाँ के किसानों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे और कंपनीज को 1-2 नहीं बल्कि 4-5 लोगों की जमीन लेकर कंपनीज खड़ी करनी पड़ती थी और वहाँ पे 4-5 लोग एक साथ अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे। और अगर गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को जमीन देना चाहे तो इसके लिए भी ये बहुत ही उलझा हुआ काम रहता था, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर जमीन पाने के लिए 20 से 30 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ती थी। यानी कि बिहार के लोगों से उनकी जमीन लेना एक बहुत ही टाइम टोकन प्रोसेस बन जाता था। इंडस्ट्री सेंटर ना होने का इकोनॉमिक्स जो सेकंड रीजन से वो है बैड बिजनेस हिस्ट्री। बिहार कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था, लेकिन आज स्टेट में 3000 रिच मिल्स में से 2000 तो बंद हो चुके हैं और इनकी बंद होने की वजह है करोड़ों का घोटाला और इनलीगल वसूली। वहीं चीनी मिल्स गवर्नमेंट के जबरन कब्जे की वजह से बंद हो गए। आपको जान के हैरानी होगी कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और इसके अलावा बनियान बनाने वाली कंपनी, मोर्टन चॉकलेट कंपनी और इनके साथ ही कई सारी सीमेंट, ऑयल और केमिकल बनाने वाली कंपनी जो कि बिहार में काफी फेमस थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज बिहार में बंद हो गई। अब दोस्तों, बिहार सरकार इंडस्ट्री को इन्वाइट करने के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं बनाती है, लेकिन उसको निराशाएं हाथ लगी है। 2015
में नीतीश सरकार ने एक पॉलिसी की शुरुआत की थी जिसके तहत ओनर को अपनी फैक्ट्री बिहार में लगानी होती थी। इसके बाद गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी या फिर इनके अलावा काफी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन सरकार के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनीज को ये पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई। दरअसल 2006 में भी नीतीश कुमार ने एक ऐसी ही पॉलिसी की घोषणा की थी और जिसके तहत जिन्होंने भी बिहार में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस लगाए उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक्चुअली बिहार सरकार ने जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली बात की थी उन्हें नहीं दी गई। इस मामले में कई सारे केसेस भी चले और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को इनके लिए काफी फटकार भी लगाई। अब सब्सिडी मिले या ना मिले, लेकिन इन सभी रीजंस की वजह से बिजनेस ओनर को इतना जरूर समझ आ गया है कि अगर बिहार में अपनी इंडस्ट्रीज लगानी है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अब इतिहास में झांक कर देखे तो बिहार के राजनीति में जातिवाद जैसा मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी के प्रमुख लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब क्रेज देखने को मिला। और मिलता भी क्यों ना, जब वो विकास की जगह सिर्फ उन्हें सम्मान दिलाने का वादा करते थे। और नतीजा ये हुआ कि डेवलपमेंट लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दम तोड़ दिया, बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जगह जगह दंगे होने लगे। यहाँ तक हालत हो गई थी कि रात 7 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने में डरते थे क्योंकि उन्हें रास्ते में रोक के उनकी बाइक या कार छीन ली जाती। हालांकि ये सब तो बहुत पहले की बात है। आज खुद आरजेडी नेता इंडस्ट्रियलाइजेशन भरपूर सपोर्ट दिखाई देते हैं। इवेंट नीतीश कुमार भी आज डेवलपमेंट के लिए नए नए स्टेप ले रहा है, जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ कई नए सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई। बिहार गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में फैक्ट्रीज लगने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसी भी बनाई हुई है। सो आपको क्या लगता है बिहार में इंडस्ट्रीज आज इतने पीछे क्यों है? आपका अपना सोच कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।